नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी है। इस घेराबंदी में बीजेपी की छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है या साफ महसूस की जा रही है, कह सकते हैं। आपको बता दूं कि आज मोदी जम्मू में थे कहें जम्मू कश्मीर के, और वहां उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई बात की। 8 साल पहले की घटना का जिक्र मोदी को अब फिर से करना पड़ रहा है, और इसी से समझ में आता है कि बीजेपी के पास अब जनता के सामने कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो फिर से राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भटकाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को बार बार मुद्दों पर खींच लाती है। आज ये काम प्रियंका गांधी ने किया। आपको बता दूं कि आज जम्मू में प्रियंका गांधी की रैली थी, जिसमें प्रियंका गांधी ने एक तरफ अपनी दादी को याद किया तो दूसरी तरफ बीजेपी को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, अडानी, अंबानी के नाम इन तमाम मसलों पर घेरा है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, आइए जरा पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं, पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई, और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूं, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहां जाती हूं और अपनी दादी को याद करती हूं। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। यहां एक इमोशनल टच देने की कोशिश, अपनी पुरानी बातों को याद करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही थी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु दिए जो यहां से चले गए और देश विदेश में धर्म और शांति की बात की। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नीतियां नहीं बनती, जो बनती भी हैं वो देश में राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। ये तमाम बातें भी प्रियंका गांधी ने कही। प्रियंका गांधी ने और भी बहुत कुछ कहा। एक बाइट और सुनते हैं प्रियंका गांधी की, और जरा समझते हैं कि प्रियंका गांधी जब आज पहली बार जम्मू कश्मीर और खासकर हरियाणा, इन दोनों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन दोनों चुनावों में जब ये उतरी हैं तो उन्होंने कितनी तैयारियां और कितनी बातें लेकर इन राज्यों में वो आई हैं, ये समझना जरूरी है। इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक प्रमुख चेहरा कह लें, ये दोनों कांग्रेस पार्टी में हैं और इनकी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता देखते हैं। और खासकर जब विधानसभा चुनाव, खासकर या चुनाव कोई भी हो, उन चुनावों में इन दोनों नेताओं को सुनने के लिए इनके जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, वो जरूर इंतजार करते हैं। आइए जरा एक बाइट और सुनते हैं प्रियंका गांधी की। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहां से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा,
जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन, और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती, आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। तो जो नीतियां हैं वो राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं, ये बात कह रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने यहाँ जम्मू कश्मीर को, खासकर जो कश्मीर का एरिया है उसको देश का शिखर बताया, और उसके साथ साथ कैसे यहाँ बीजेपी यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बात प्रियंका गांधी यहाँ बता रही थी। तो इधर प्रियंका ने बीजेपी को घेरा, तो उधर राहुल गांधी ने आज बीजेपी के सामने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने तमिल मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं आपको 37 तमिल मछुआरों द्वारा उनकी नावों को जब्त करने की बात जो है वो लिख रहा हूं, और करने के संबंध में लिख रहा हूं, और आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले को श्रीलंकाई अधिकारियों के समक्ष उठाएं और मछुआरों और उनकी नावों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करें। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और ऐसे में ये बात राहुल गांधी का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और अपनी इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रहे हैं, तभी वो केवल चुनावी बातें न करके बल्कि जनता की बात सरकार के सामने उठा रहे हैं। अब एस जयशंकर राहुल गांधी की चिट्ठी का कोई जवाब देते हैं या इसमें भी नड्डा जी ही जवाब देंगे, ये देखना होगा, क्योंकि नड्डा जी ही जवाब देने लगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए तब भी नड्डा जी जवाब देते हैं, और एस जयशंकर को जवाब कुछ लिखिए तो क्या उसका जवाब भी नड्डा जी देंगे, ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। वैसे बीजेपी के लिए इस समय किसी के भी उठाए सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। आज उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को वाले मुद्दे पर भी मोदी के लिए सवाल सामने रख दिए हैं और मोदी से कुछ सवाल पूछे भी हैं। आइए जरा उमर अब्दुल्ला को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, और फिर चर्चा आगे बढ़ाते। सुनिए जरा। इलेक्शन के फौरन बाद बार बार तकरीरों में वजीर आजम साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक बीजेपी में से कोई हमें समझा भी नहीं पाया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया, हमें यूटी बना के हमें फायदा क्या मिला। लेकिन चलिए, हम इलेक्शन के बाद दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए इंतजार करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई चूक हुई या देरी हुई, एक तो कांग्रेस की तरफ से तो ये उन्होंने अश्योर किया है कि बाकी मुल्क पे इस चीज पे एहतजाज होगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और जिस तरह ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा, हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्टेटहुड भी वहां से रिस्टोर होगा, अगर कि मोदी सरकार ने हमें नहीं दिया। तो स्टेटहुड के मामले पर, पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले पर जम्मू कश्मीर के लिए जो बात रख रहे थे यहां उमर अब्दुल्ला, वो आप सुन रहे थे। तो उधर उमर अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे थे श्रीनगर में, तो इधर जम्मू में प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी। प्रियंका गांधी की 2 बाइट आपने सुनी, एक बाइट जरूर आपको और सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बेरोजगारी की बात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, हालांकि ये मुद्दा पूरे देश में है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे वह, हालांकि इन्होंने अग्निवीर का मसला भी रखा, यहां पर बिजली की जो कटौती और उसकी जो तकलीफ है उसका मुद्दा भी उठाया प्रियंका गांधी ने। लेकिन जरा सुन लेते हैं यहां बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। खेती में रोजगार बनते थे,
आज नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में, हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे कारोबार हैं। ये सारी दुकानें जो मुझे यहां से दिख रही हैं, आप रोजगार दिलवाते थे। ये छोटे छोटे बिजनेस जो अपना कुछ बना दिया, कानपुर में लेदर का बिजनेस था, आगरा में कोई और बिजनेस, मुरादाबाद में पीतल का बिजनेस, यहां जम्मू में और बिजनेस, सारे तमाम ऐसे बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो रोजगार वहां से भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी स्कीम है इनके पास रोजगार दिलवाने की? सिर्फ स्कैम, पेपर लीक, अग्निवीर जैसी फिजूल की स्कीमें। और ऊपर से क्या होता है, आप माताएं हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे भी नौजवान बच्चे हैं। जब बच्चे में ये नाउम्मीद हो जाती है कि मेरे भविष्य में कुछ नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, घर पे बैठा रहता है, तब ड्रग्स फैलते हैं। चिट्टा कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में, कोई बात भी करता है इसके बारे में? ये सारे भाजपा के नेता जो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, आपकी सच्चाई की बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जड़ क्या है। जड़ बेरोजगारी है, बेकारी है। अगर बच्चे को आप नौकरी देंगे, सुबह से शाम तक काम करेगा, थका हुआ घर आएगा, तो कहां इधर उधर देखेगा? लेकिन बेचारा बेरोजगार बेकार पड़ा रहता है। जो ड्रग की माफियाएं हैं उसके लिए शिकार बन जाता है। तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे समाज में, खास तौर से यहां जम्मू में, कश्मीर में ये सब फैल रहा है और इसके बारे में आपके नेता बात भी नहीं करते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां प्रियंका गांधी, ड्रग्स का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, ये सारी बातें कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रही हैं और चुनाव में ऐसा होना भी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी काफी जोर लगा रही है किसी तरह सत्ता में आ जाए इसके लिए, मगर मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी की। और वहीं अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भी चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और महाराष्ट्र का जिक्र होते ही बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज एक नया रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ये है कि आज मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें शिवसेना यूबीटी की युवा शाखा जो है, यूथ विंग, युवा सेना ने सभी 10 स्नातक सीटें हासिल कर ली हैं, जीत ली हैं। और आरएसएस या कहें तो बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आसानी से शिवसेना यूबीटी का ये जो स्टूडेंट विंग है वो उसने हरा दिया है। इस जीत से उत्साहित आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सभी सीटों पर उनकी पार्टी की जीत तो बस शुरुआत है। इस तरह की जीत आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे के आवास, ये आप देख रहे हैं, मातोश्री के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सीनेट चुनाव के लिए मतदान केवल मुंबई में ही नहीं हुआ, बल्कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी मतदान हुआ है और ये जीत उनकी पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है। ये बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि हमने दिखा दिया कि जीत क्या होती है, ये शुरुआत है, हमें विधानसभा में भी ऐसी ही जीत दर्ज करनी है। तो महाराष्ट्र से लेकर दोस्तों तमिलनाडु और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर तरफ आप देखिए बीजेपी फंसी हुई दिख रही है। ऐसे में क्या मोदी के राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के पैंतरे बीजेपी को बचा पाएंगे? उधर आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो 7 वचन दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें महिलाओं, पहलवानों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, इन सब का जिक्र है। उसमें इन सब से भी बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आती है। तो कांग्रेस का जो है, कांग्रेस ने क्या नया दांव खेला है और कैसे बीजेपी फंस गई है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। कुछ देर बाद 2-3 साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रियंका गांधी के भाषण से ही शुरुआत करते हैं। किस रूप में देखा जाए, आज पहला भाषण इस चुनावी सभा में कह लें
चुनावी रैली में, चाहे वो दोनों कहें तो मैडन भाषण था वो, कैसे देखते हैं इसको? गांधी बेहद सधे हुए अंदाज में बात कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने नौजवानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, और आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में ही नशे की लत लगती है और वो नशे की लत कहां तक फैली हुई है, और ये बात प्रियंका तक नहीं, अब राहुल गांधी ने भी हरियाणा में जिस बात को कहा था, नौजवानों की बेरोजगारी की जो बात की थी, पूरा वो डंकी सिस्टम से लेकर के और कैसे करनाल के अमित मान अमेरिका पहुंचते हैं और 10 साल से पहले वो वापस नहीं आ सकते। इसी में उन्होंने जोड़ा था कि गुजरात में अडानी पोर्ट पर जो हीरोइन और कोकीन आ रही है वो कहां जा रही है, उसके लिए कौन गुनहगार है, किसको पकड़ा गया है, कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब है कि खेल कुछ चल रहा है। नौजवानों को राजीव जी 2 तरह का नशा दिया जा रहा है इस समय। एक नशा तो ये है जो अडानी पोर्ट पर आ रहा है, उसके जरिए लोगों को अपाहिज बना देना है, नौजवानों को अपाहिज बना देना है। और दूसरा धर्म का नशा जी। उन्हें लगातार हिंदुत्व के साथ जोड़ करके आक्रामक बनाना और उनको ये कि मस्जिद के सामने से आप चले जाएंगे, चर्च के सामने से, और वहां झंडा लहराएंगे, कुछ भी नारे लगाएंगे, किसी के अपमान में नारे लगाएंगे, ये भी नशा पूरे नौजवानों के उस जवानी को, उनके कुशलता को छीन रहा है। और इस देश को आज युवा देश कहा जा रहा है। मोदी जी जिसकी बड़ी तारीफ करते थे और उसी से जोड़ते हुए उन्होंने अपने आप को 56 इंची बता दिया था कि साहब हम भी उसी तरह के हैं। लेकिन नौजवान देश को आप काम नहीं दे रहे हैं। आपके पास काम देने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और हो क्या रहा है, राहुल गांधी इस समय जिस चिंतन से लैस होकर के बात कर रहे हैं, मुझे बार बार राहुल गांधी की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जो रोजगार है वो चाइना में सृजित हो रहा है, चाइना में बना हुआ सामान यहां पर अडानी का लेवल लगा करके, चस्पा करके यहां बेचा जा रहा है और यहां के नौजवान के पास काम नहीं। तो ऐसे बेरोजगारी जो इस देश में है, अगर इस युवा देश को काम मिला होता तो भारत सच में विश्वगुरु बन सकता था। लेकिन कह करके केवल कि विश्वगुरु भारत आप जो ढोंग कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था आपने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे, वो तो ऑब्वियस है कि जिस तरह से चल रहा भारत की आर्थिक स्थिति है तो उसमें बनना है। लेकिन इस तीसरी होने वाली अर्थव्यवस्था का फायदा किसे मिलेगा? अंबानी और अडानी को, या फिर इस देश के करोड़ों नौजवानों को? क्या उनको रोजगार मिलेगा? हरियाणा से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक, और ये वो पार्टी है जिसने हरियाणा में पिछले बार क्या वादा किया था, वहां बेटियां कम है तो शादी के लिए हम जम्मू कश्मीर से लेकर के आए। ये जो नफरत की पूरी राजनीति है, इस राजनीति में नौजवानों को, किसानों को, दलितों, पिछड़ों को कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। और अंबानी और अडानी लगातार तरक्की कर रहे हैं, अब दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अरबपति हो गए। ये खेल क्या चल रहा है? इसी खेल को दूसरे अंदाज में, और प्रियंका गांधी की खूबी ये है कि जिस सहजता से वो बात करती हैं, और एक तो उनका जो लुक है, लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो उनमें प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी को देखते हैं, और जितने सधे हुए अंदाज में वो बात करती हैं, वो अपील करती है लोगों को। और इसीलिए लगातार वो चुनावों में भी सक्रिय होती हैं, और जम्मू कश्मीर में और ये हरियाणा में भी शायद सक्रिय होंगी। तो प्रियंका गांधी का ये अंदाज, और खास करके महिलाओं में बड़ा पसंद किया जाता है।
महिलाओं के साथ जिस तरह से वो मिलती हैं, और बिल्कुल कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो किस खानदान से आती हैं, किस परिवार से आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये शहजादे हैं या चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन कितनी सहजता से मिलना जुलना, और यही वजह है कि आज प्रियंका हो, राहुल हो, इन पर लोगों का भरोसा है कि टूट चुके हैं लोग, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, कोई हो। तो उम्मीद वो एक देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, प्रियंका गांधी में, राहुल गांधी में। तो ऐसे में वो बातें ज्यादा अपील करती हैं, और मुझे लगता है कि उसका असर, उसका प्रभाव आपको इस चुनाव के नतीजों में दिखाई पड़ेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा। जी राजीव जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा चुनाव, दोनों राज्यों के चुनाव, जिसमें से जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी से 3 दिन बाद यानी 1 तारीख को है, 1 अक्टूबर को आखिरी चुनाव 40 सीटों के लिए। और उसके बाद हरियाणा का चुनाव एक ही फेज में 5 अक्टूबर को है, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आना है। उससे पहले आज पहली बार प्रियंका गांधी जम्मू में सभा करती हुई नजर आई। 2 सभाएं थी लेकिन 2 सभा नहीं कर पाई, 1 सभा उन्होंने आज की है, चुनावी सभा, और उसमें जो बातें इन्होंने कही वो बातें आप सुन रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, प्रियंका गांधी की एंट्री को भी जरा समझा जाए, और इससे इधर हरियाणा में भी, और कहने में सुनने में ये आ रहा है कि राहुल गांधी डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, खासकर हरियाणा में। क्या प्रभाव पड़ते हुए आप देखते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इन दोनों भाई बहनों के की उपस्थिति पर? पहली बात तो जम्मू कश्मीर की बात, देखिए कश्मीर वैली में बीजेपी का कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार वो 0 थे, इस बार भी वो 0 से खाता खुल जाएगा तो बड़ी बात होगी, उम्मीद बहुत कम है। दूसरी बात जम्मू की, जम्मू में देखिए राहुल गांधी ने भी ताकत लगाई है और अब प्रियंका गांधी वहां पहुंची हैं। लड़ाई जम्मू में है, और बीजेपी का सहारा जो है वो तमाम बी टीम है, जिसकी चर्चा हम लोग कई बार यहाँ कर चुके हैं। तो जम्मू में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो समझौता है वो ग्राउंड पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत से ऐसे फीडबैक मिल रहे हैं। तो जम्मू में पिछली बार की जो बीजेपी की टैली थी उससे काफ़ी जो है इस बार लगता है कि चुनौती है और वो कम हो जाती है, और जब वो कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता में आने का या वहाँ से दूर दूर तक रहने का भी सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरा मसला हरियाणा का है। देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह हम देखेंगे, अभी हम लोग ये इसका विश्लेषण कर रहे हैं, 8 अक्टूबर के बाद इसकी चर्चा पूरा देश करेगा जी, कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है अब चुनाव जितवाने वाली नहीं रही। नरेंद्र मोदी अब चुनाव जितवाने वाला चेहरा नहीं रहे, इस बात पे 8 अक्टूबर को मोहर लग जाएगी, हरियाणा के चुनाव के बाद और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद। और इसमें जो ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, इसको आप साइकोलॉजिकल अटैक भी मान सकते हैं, कि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। तो इस ब्रांड मोदी की परीक्षा हरियाणा में है, और तमाम विश्लेषक, कोई 50 कह रहा है कांग्रेस को, कोई 55 कह रहा है। मैं सीटों की संख्या में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव, हरियाणा का चुनाव राजीव जी, ये तय हो चुका है। अब इसमें कोई बहुत कि शैलजा प्रचार में नहीं गई तो अब राहुल गांधी बाद में क्यों आए, ये केवल टीवी चैनलों के डिस्कशन के विषय हैं। जो जमीनी हकीकत है वो बहुत अलग है, जो दिखाई दे रही है वहां पे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी, हरियाणा में इस वक्त जो बहुत बड़ा मुद्दा है बड़ा हुआ है, जिसका घर घर में लोग शिकार हैं, वो है डंकी। और उसका जो ये जो इमिग्रेशन वाला मामला है कि नौकरियां ढूंढने लोग अमेरिका या दूसरे देशों में जा रहे हैं, जमीनें बेच कर जा रहे हैं, और कैसे रह रहे हैं, क्या उनके साथ धोखे होते हैं वहां पे, वो सब लुट पिट के वापस भी आते हैं। इस पे राहुल गांधी ने बहुत जिसको कहें कि गहरी चोट
जो है वो कर दी है, और बगैर प्रचार में जाए हुए, मतलब वो परिवारों से मिले, वो अमेरिका में इस पूरे इस गोरख धंधे के भुक्तभोगी से मिले, और इसने हरियाणा पे बहुत इम्पैक्ट जो है वो डाल दिया है। हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, बहुत कुछ कर सकते थे वो, और हरियाणा में उनकी 10 साल से सरकार है, दोनों जगह 10 साल सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात की देखिए, पैडी की फसल, जो धान की फसल है, वो कटी हुई है और समर्थन मूल्य से बहुत नीचे बाजार में धान की कीमत चल रही है। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि जैसे चुनाव की तारीखें बढ़ाई थी, धान की एमएसपी खरीद की भी तारीख बढ़ा दी है, चुनाव के बाद कर दी है। तो तब तक जो है किसान, अगर जिसको बहुत पैसे की जरूरत है, वो कम कीमत में बाजार में बेचने को राजी हो जाएगा। अब इस पर जब अडानी अंबानी का मामला राहुल गांधी उठाते हैं तो लोगों को नीचे तक छूता है, और ये एक भ्रामक प्रचार है कि केवल कि जाट प्रभावित हैं। जाट ही किसान नहीं है, वहाँ तो किसान सैनी भी है, वहाँ किसान मुसलमान भी है, वहाँ किसान तमाम और दूसरी जातियां भी हैं, दूसरे सामाजिक समूह भी हैं, वो भी किसान हैं। तो वो सब प्रभावित हैं अगर एमएसपी कानून नहीं बन रहा है तो किसानों का बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, और इन सब मुद्दों पर बीजेपी जो है वो बहुत पीछे है। तो इसलिए अब अगर 8 तारीख को हम देखेंगे कि इस पे मुहर लगती है कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव जितवाने वाला चेहरा नहीं बचे। बिल्कुल 8 तारीख को यह समझ में आ जाएगा कि चुनाव जितवाने वाला चेहरा नरेंद्र मोदी बचे हैं या नहीं बचे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समीक्षा हम कर रहे हैं इन दोनों राज्यों में, राहुल गांधी की एंट्री, उनके बाद फिर प्रियंका गांधी की एंट्री, और ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो 2 चरणों में हो चुका है, और वहां पर तीसरे फेज का चुनाव अभी होना बाकी, मतदान होना बाकी है। 1 अक्टूबर को वहां मतदान है, और उसके बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा में थोड़ा सा समय है, लेकिन उस समय में और क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ और गुल खिलने वाला है, वो समझे। हमारे साथ 2 और वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं, और धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, आपके पास पहले आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए धनंजय जी, अब जबकि इधर चुनाव है और आप चूंकि मुंबई से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए मुंबई की खबर भी अभी मैं बता भी रहा था शुरुआत में कि मुंबई विश्वविद्यालय में यहाँ 10 स्नातक की जो सीटें थी, जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है, उसमें एक भी सीट बीजेपी का जो छात्र विंग है या आरएसएस की जो छात्र इकाई है, एबीवीपी को एक भी सीट नहीं मिली है। अब काफ़ी उत्साहित है शिवसेना। लेकिन दूसरी तरफ क्या अगर ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो गई बीजेपी की, तो अब आने वाले, क्योंकि आज वहां पर मुंबई में आज चुनाव आयुक्त भी थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वहां पे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उस लिहाज इसका मतलब है कि चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है महाराष्ट्र में। इसका असर पड़ते हुए दिखेगा क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का महाराष्ट्र में? और रिजल्ट जो है इससे काफी उत्साहित है शिवसेना, और उसको लग रहा है कि इसी ऐसे ही रिजल्ट विधानसभा में भी आएगा। कैसे देखा जाए? अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। तो एक तो देखिए कि चुनाव तो 26 नवंबर के पहले हो ही जाना है, इसलिए चुनाव कमिश्नर आए हैं तो उनको तो आना ही था, क्योंकि 26 नवंबर तक ही कार्यकाल है मौजूदा विधानसभा का, तो उसके पहले चुनाव हो जाना है, विधानसभा का गठन हो जाना है। अब जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट का जो चुनाव हुआ है, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको कहते हैं चारों खाने चित हो जाना, एक भी सीट नहीं मिली। 10 के 10 सीटें जीत लेना, और वो भी आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे ये भी समझिए कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है महायुति के बीच जो झंझट मतलब महायुति में 3 दल है, एक तो बीजेपी है, उसके बाद
शिंदे गुट है शिवसेना, जिसको मूल शिवसेना कहते हैं, और उसके बाद अजित पवार जी की पार्टी। अजित पवार जी की पार्टी असहज नहीं है, देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ बोल रहे हैं, शिंदे जी की पार्टी के नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, खुद जो है अजित पवार कंफर्टेबल नहीं है, वो चाह रहे हैं कि कुछ अलग रास्ता चुने। तो महायुति में तो गड़बड़ी है, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी है उनके बीच एकता का भाव है, और तीनों में लगभग जो है सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, लगभग फाइनल। अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन कितने कितने सीटों पे कौन लड़ेंगे ये सारा तय हो चुका है कि 100 सीट पे कांग्रेस, 100 सीट पे शिवसेना यूबीटी, और 84 सीटों पर शरद पवार जी की पार्टी लड़ेगी। 4 सीट पर जो है और दूसरे लोग जो साथी रीजनल दल हैं वो लोग लड़ेंगे। तो सीटों का लगभग बंटवारा हो चुका है, अब खाली किस जगह पे कौन लड़ेंगे इस पर बात होनी बाकी है। अब ये जो आज की जो घटना है, जिसमें यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, सीनेट की, सीनेट बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सारा बजट वगैरह वही तय करता है यूनिवर्सिटी का, और उसमें 10 के 10 सीटें जीत लेना, ओपन या रिजर्व दोनों कैटेगरी में, ये बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि यहाँ जो लड़के पढ़ते हैं वो केवल मुंबई के लड़के नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के आए हुए लड़के हैं, और एक संदेश है, वो संदेश ये है कि शिवसेना को लेकर के लोगों में उत्साह है और बीजेपी को लेकर के नाराजगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सारी सीटें हार जाना कोई छोटी मोटी घटना के तौर पे मत देखिए, भले यूनिवर्सिटी के सीनेट के तौर पे है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा की तरह होगा। तो आप कहिए कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में बीजेपी को लगातार सदमे लगे हैं, कि आप देख लीजिए पार्टी जो है, जो शिवसेना साथ में थी वो अलग हो गई, मुख्यमंत्री बने उद्धव, फिर जो है बीजेपी विपक्ष में बैठी, उसके बाद विपक्ष के बाद सत्ता में आई भी बीजेपी तोड़ फोड़ करके, तो मुख्यमंत्री पद उसको नहीं मिला। उसके बाद जो सत्ता चल रही है अभी, उसमें तमाम तरीके की बदनामियां बीजेपी के हाथ लगी। उनका अपना नेता जो देवेंद्र फडणवीस थे, उनकी फजीहत हुई, उनका मान गिरा। तो कुल मिलाकर के स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि जब नागपुर आए पिछले दिनों अमित शाह, तो उनको जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी धमकाना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अगर कोई बगावत करने की सोच रहा है तो परिणाम के लिए तैयार हो जाए। अब बताइए, अब इस लेवल पे स्थिति बनी हुई है, और शिवाजी वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो टूटी, तो भ्रष्टाचार जो एक महत्वपूर्ण इनका एजेंडा था, या कहिए मुद्दा रहा बीजेपी का, हर जगह भी हरियाणा जाते हैं या जम्मू कश्मीर जाते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार पे बात करना नहीं भूलते, और लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पे जो है खुद घिरते नजर आते। महाराष्ट्र में अगर गौर कीजिए तो चाहे अजित पवार जी को साथ लिया हो तब, या शिवाजी की मूर्ति को लेकर के हो तब, या जो शिवसेना के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनको अपने साथ मिला करके सरकार में बनाया, वो तमाम चीजों को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप में खुद घिरते नजर आ रही है बीजेपी महाराष्ट्र में जी। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जो हुआ, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, उससे बुरे परिणाम आने की आशंका है बीजेपी को, कि उससे भी बुरे परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि इस बार शिंदे जी के लिए भी अच्छी खबर नहीं, और अजित पवार का वोट, ये दोनों मान रहे हैं, बीजेपी और शिवसेना मान रही है कि अजित पवार का वोट उनको नहीं मिला, और अजित पवार बोल रहे हैं कि उन दोनों का वोट हमको नहीं मिला। तो ये अपने संघर्ष उनके हैं, और इस पूरे कंफ्यूजन में शरद पवार एक विजेता के तौर पे हैं। आदित्य ठाकरे ने जो आज परफॉर्मेंस दिया है, उसकी वजह से शिवसेना की अच्छी स्थिति है। शिवसेना और बीजेपी को लोकसभा में बराबर सीटें आई, उद्धव ठाकरे की पार्टी को। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए यहाँ से भी गलत संदेश है, और हरियाणा के बाद, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव परिणाम उनके विपरीत आते हैं तो उसका और बुरा असर महाराष्ट्र में पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चुनाव के परिणाम अगर विपरीत आते हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव अगर विपरीत आते हैं, तो उसका और असर पड़ सकता है। जरा एक छोटा सा जल्दी कमेंट चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे, फिर आता हूं गर साहब के पास। जरा अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ आज इनका कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, वो कितना प्रभावशाली हो सकता है हरियाणा के चुनाव के हिसाब से? राजीव जी, बहुत प्रभावशाली होगा हरियाणा के हिसाब से, चूंकि उसमें सारी बातें की गई है
और जो मुद्दों की बात कांग्रेस लगातार कर रही है, खासतौर से राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे उस घोषणा पत्र में दिए गए हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो केंद्र लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें राष्ट्र के सारे मुद्दे लेने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से हरियाणा के जो घोषणा पत्र है उसमें भी सारे मुद्दे लेने की कोशिशें की गई हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस वक्त पूछा गया अशोक गहलोत से कि पत्रकारों को लेकर के क्या है, तो बताया गया कि जो जिस तरीके से राजस्थान में थी उसी तरीके की चीज़ें यहाँ भी हेल्थ की जो है वो भी शामिल की गई। तो यानी सारे मुद्दे इसमें शामिल किए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति अभी कुछ नहीं है। अभी तो अमित शाह को यही इसी बात से फुर्सत नहीं मिली है कि राहुल गांधी एमएसपी की फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अभी तो इसी में अटके हुए अमित शाह। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इसी में अटकी है कि राहुल गांधी एमएसपी की फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो एमएसपी की लीगल गारंटी दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है राजनीति। तो अमित शाह फुल फॉर्म पूछते रह जाएंगे और कांग्रेस अपनी गारंटियां पूरी करने की तरफ आगे बढ़ेगी, तो ऐसा लगता है। जी, अमित शाह की बात। अमित शाह एमएसपी के फुल फॉर्म पूछ रहे थे कल, आपको याद होगा, राहुल गांधी से। और इधर आज कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके जो प्रमुख बातें मैं जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस कितना दूर तक यहां पर लेके जा चुकी है इस चुनाव को। एक नई चुनौती पेश कर रही है कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए। घोषणा पत्र में कांग्रेस लिखती है 2 लाख पक्की नौकरियां, वादे जो हैं, नशा मुक्त हरियाणा। नशा की बात अभी लगातार हो रही है, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, तो नशा मुक्त हरियाणा। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, इसको उधर राजस्थान की सरकार पहले चिरंजीवी योजना के रूप में लागू की थी जब अशोक गहलोत की सरकार थी, और काफ़ी इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिला था। फिर उसके बाद महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह, उसके बाद गैस सिलेंडर 500 रुपये में, गरीबों को 100 गज का प्लॉट, गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन 6000 रुपये। ओपीएस बहाल करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी और तत्काल फसल मुआवजा। इसके अलावा जाति जनगणना, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए। इसके ये जो इन्होंने जो घोषणा पत्र में अपनी ये बातें, जो वादे ये लिखे हैं, इसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और वही आपके सामने मैं रख रहा था इसके जरिए कि राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भाजपा ने 1 दशक में हरियाणा से उसकी समृद्धि, उसके सपने और शक्ति छीन ली। और इसके बाद वो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, और लिख रहे हैं कि अपने चुने हुए मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा का आत्मसम्मान तक छीन लिया। कांग्रेस की आने वाली सरकार दर्द के दशक का अंत करेगी। कांग्रेस की आने वाली सरकार दर्द के दशक का अंत करेगी। एक बड़ी यहाँ पर चुनौती भी, और इसके बाद एक बड़ा वादा भी। कैसे इसको देखा जाए गर साहब, जरा चुनाव की गतिविधियां और इसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने, जहां तक हरियाणा की बात की जाए, उधर अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में तो वहां भी एनसी और कांग्रेस एक साथ, जबकि बीजेपी वहां भी चुनौती पेश करती हुई नजर आती है, जैसे भी हो। और लेकिन परिस्थितियां वहाँ की बहुत बदली सी हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी 5 दिन वहाँ रह के आए हैं, देख के आए हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप जब ये घोषणा पत्र सामने है हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो? कि हरियाणा का जो घोषणा पत्र है वो ज़्यादातर बातें राहुल गांधी अपने भाषण में बोल चुके थे। अगर करनाल की उनकी सभा असम की हमने सुनी हो और हिसार की सुनी हो, तो अधिकांश बातें उन्होंने बोली। जो एक नई बात जो मुझे आपकी बात से भी लगी और घोषणा पत्र से भी लगी, वो बड़ा बीजेपी के लिए बहुत डिफिटिंग हो सकती है कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो मेरे ख्याल से बीजेपी ने 8 लाख की हुई, और अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो उन्होंने 6 से 8 लाख की है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने 10 लाख कर दी। ये हरियाणा में बड़ा मुद्दा है क्रीमी लेयर का, और ये क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बीजेपी ने काफ़ी पहले बढ़ा दिया था। मतलब
घोषणा पत्र के पहले बढ़ा दिया था। और ये बड़ा, मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट कदम मानता हूँ, मतलब दो चीज़ों को बड़ा कदम मानता हूँ। हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरह का भाषण दिया था वो बहुत ही अद्भुत था। वो जो खास करके जो करनाल का भाषण था वो तो बहुत मूविंग भाषण था, बहुत टचिंग भाषण था। वो खासकर वो जो उनकी जो वीडियो फिल्म है डंकी को लेकर जो उन्होंने पूरी बात कही, जिस तरह से वो परिवार से मिले, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। मैंने एक कभी बातचीत में एक जगह कहा है कि वो जो फिल्म है 13 मिनट का वीडियो है, उसको हरियाणा के गांव-गांव में किसी भी चुनावी सभा होने के पहले दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो है वो असल में वो एड्रेस करता है हरियाणा की मूल समस्या को, और वो एक्सपोज करता है पूरा का पूरा। राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है कि मोदी जी जो कहते हैं और हकीकत क्या है, उसको एक्सपोज करता है। तो ये घोषणा पत्र का जहाँ तक सवाल है, ये मतलब जैसे आप प्रियंका गांधी का भी आज आपने अगर भाषण सुना हो, मैंने पूरा भाषण सुना उनका, वहाँ जम्मू का भाषण बहुत ही अद्भुत भाषण था। मैंने प्रियंका गांधी का इतना अच्छा भाषण हाल के महीनों में कभी सुना नहीं, मतलब किसी भी सभा में नहीं सुना। जितना उन्होंने इमोशनल कनेक्ट पैदा किया जम्मू में, खासकर इस बात को कि वो इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या के 5-6 दिन पहले इच्छा व्यक्त की कि वो कश्मीर जाना चाहती है, और उस समय प्रियंका जी ने कहा कि वो 12 साल की थी और राहुल 14 साल के थे, और बोले कि वो हमको लेके गई कश्मीर, और सबसे पहले वो खीर भवानी ले गई हमको जी। उन्होंने जो बताया, जिस तरह का इमोशनल कनेक्ट प्रियंका गांधी ने आज किया वहाँ जम्मू में, और राहुल ने जो किया हरियाणा में, जो उनकी करनाल की जो मीटिंग थी और हिसार की जो मीटिंग थी, मेरा ऐसा मानना है कि ये घोषणा पत्र से ज्यादा इनके चेहरों पर या इनके कथन में जो ऑनेस्टी थी वो ज्यादा प्रभावी है। मतलब लोगों ने जो इस तरह से, मैं रिस्पांस लेवल देख रहा था जम्मू की सभा का, प्रियंका गांधी की, कि कितने घंटे इंतजार करने के बाद भी कितनी जबरदस्त भीड़ थी वहाँ जम्मू की सभा में। वो कह रही थी कि मौसम की खराबी के कारण वो उड़ नहीं पाई और इतनी देर आप सबको इंतजार करना पड़ा। पर पूरा 36 मिनट का प्रोग्राम था, उसमें करीबन 25 मिनट के करीब प्रियंका गांधी बोली, बहुत अद्भुत बोली वो। और जो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के से जुड़े हुए, वहाँ के लोगों से जुड़े हुए, सिर्फ जम्मू के नहीं कश्मीर के साथ भी जो जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको उन्होंने इतनी मार्मिकता से पेश किया कि ऐसा लगा कि वो कोई चुनावी सभा नहीं बोल रही हैं, वो अपने परिवार के लोगों के साथ बात कर रही है। और उन्होंने कहा भी कि मैं अपने लोगों से बात कर रही हूँ। और वही जो कनेक्ट था राहुल गांधी ने जो इस्टेब्लिश किया वहाँ करनाल में, यानी मास्टर स्ट्रोक में इसलिए मानता हूँ कि वो डेलस गए और वहाँ उन्होंने उन बच्चों को ढूंढा, तो देखा जो एक कमरे में 15-20 वहाँ के हरियाणा के लोग रहते हैं, उनसे जाके बात की वहाँ और उनकी बात करवाई परिवार के लोगों से। और जब वो लौटे यहाँ तो सुबह 5 बजे वो पहुँच गए उनके घरों पर, और फिर उनकी बात फिर बच्चों से करवाई जो डेलस में थे जी। देखिए, राजनीति में जो कनेक्ट होता है वो इमोशनल कनेक्ट होता है। वो घोषणा पत्र तो बाद में आता है, पहले लोग ये देखना चाहते हैं कि आपकी ईमानदारी आपके चेहरे पर ढूंढते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो कितने ऑनेस्टली कह रहे हैं।
या आप पर यकीन करें कि नहीं करें। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई मैं जो कह रही हूं यहाँ उसको आप वेरीफाई कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए कि ये जो मैं कह रही हूँ ये हमने तेलंगाना में किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कह रही हूँ उसको कर्नाटक में किया कि नहीं, आप वेरीफाई कीजिए। और हम हिमाचल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो भी उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमाचल में कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिमाचल में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सारा पैसा हमारा रोक लिया है। तो ये जो चीज है कि प्रधानमंत्री अगर वहां कहें अमेरिका में जाके कि हमने इतनी तरक्की की है देश ने, और वो पूरी की पूरी तरक्की राहुल गांधी एक्सपोज कर दें अपने 13 मिनट के वीडियो में कि कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ये जो 13 मिनट का जो वीडियो है और जो प्रियंका गांधी का भाषण है जम्मू में, वो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, और जम्मू के लिए और वो हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा। प्रियंका गांधी ने भी तमाम बातें कही, अगर आपने सुना हो पूरा भाषण तो घोषणा पत्र की सारी बातें कही उन्होंने कि महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा, बेरोजगार युवकों को कितना पैसा मिलेगा, रिलायंस के जो आउटलेट्स बने हैं उनका क्या होगा, और कितनी चीजें उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि जैसे वो अपने बच्चों की बात उन्होंने की कि मेरा बेटा 24 साल का है, बेटी 22 साल की है। तो उन्होंने जो कनेक्ट किया कि मुझे अपने बच्चों को लेकर जो चिंता होती है, वो चिंता उन्होंने जो बच्चे सामने बैठे थे उनके साथ कनेक्ट की। मैं समझता हूं कि ये जो राहुल गांधी का जो करनाल का भाषण है और जो वीडियो लिंक है, वीडियो है 13 मिनट का, वो प्रियंका गांधी का जो भाषण है जम्मू में, आप सोचिए कि वो जो जहां उन्होंने भाषण दिया उसके उम्मीदवार जो नीरज है उसको लेकर कितनी बातें कही। एक उम्मीदवार को लेकर प्रियंका गांधी ने इतने कनेक्ट के साथ बताया कि ये नीरज जो उम्मीदवार है ये क्या है, एक आवाज पर कैसे दिल्ली आ जाता है, कैसे संघर्ष कर। आप बताइए कि कौन नेता है, क्या प्रधानमंत्री को अपने उम्मीदवारों का भी नाम याद है क्या, या वो बोल सकते हैं क्या इस तरह से किसी उम्मीदवार के बारे में। तो मैं ये जो राजनीति में जो मैं चीजें आत्मीयता की तलाश करते हैं, जो लोग इमोशनल कनेक्ट की, जिसको जो लोगों को अपील करता है सबसे ज्यादा, और जो 2014 में जिसको नकली तरीके से मोदी जी ने कनेक्ट करके लोगों को मूर्ख बनाया था, चाय वाले का बेटा और गरीबी से निकला और ये वो, और लोगों ने यकीन कर लिया और अब वो एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव हैं हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव, और ये जो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी की सीनेट के जो नतीजे हैं 10 की 10 सीटों के, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में युवा सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और वो ताकत है, पॉलिटिकल जो फोर्स है वहां का पूरा। तो ये मैं मानता हूं कि ये जो तमाम चीजें हैं ये एक चीज बताती हैं। मैं रिजल्ट पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं अभी हरियाणा का क्या होगा या जम्मू कश्मीर का क्या होगा, मैं कोई प्रेडिक्शन में नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का जो रिवाइवल है, इमोशनल रिवाइवल, जो नेहरू का रिवाइवल था या इंदिरा गांधी का था या राजीव गांधी का था, ये उसकी वापसी है जो इन चुनावों में दिख रही है। और इसके लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं कांग्रेस के लिए, आपको मतलब एक चीज और कहना चाहता था कि मैं राहुल गांधी का जो ट्रिब्यूट था सीताराम येचुरी को आज, वो भी सुनना चाहिए। जी।
बहुत ही वो जब बोलने खड़े हुए तब वो उनका जो असिस्टेंट था वो कागज लेके आया ऑब्जर्व करने के बाद, वो उन्होंने कागज वापस लौटा दिए, बोले नहीं, और वो अपने दिल से बोले कि सीताराम येचुरी क्या थे, और उन्होंने पूरे माहौल बहुत संक्षिप्त बोले पर भावुक कर दिया सब लोगों को जो सीताराम येचुरी के बारे में सुन रहे थे। मैं ये बता रहा था कि हमारे नेता को किस तरह का होना चाहिए कि वो जब लोगों से कनेक्ट करे, लोगों से बात करे, तो उसके चेहरे पर क्या दिखना चाहिए कि लोग कहें कि ये हमारे दिल की बात कह रहा है। घोषणा पत्र तो ठीक है, वो एक अपनी जगह रखते हैं, अहमियत रखते हैं, रखना भी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होता है जी, जो लोग उसको रेफर करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तीन चीजें मैंने आपको कही, प्रियंका गांधी का भाषण और ये राहुल गांधी का करनाल में जो भाषण हुआ और ये जो येचुरी को ट्रिब्यूट है, उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे वो बीजेपी और आरएसएस के बारे में उनके क्या विचार थे येचुरी के। और ये जो 13 मिनट का जो वीडियो है, जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो को अगर कांग्रेस बुद्धिमानी करे तो जम्मू कश्मीर के तीसरे फेज के पहले हर एक गांव में दिखाना चाहिए, एक एक गांव में, एक एक बूथ पर, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाना चाहिए। और हरियाणा में तो इसका व्यापक तरीके से प्रचार होना चाहिए। किसी भी पब्लिक मीटिंग की शुरुआत के पहले इस वीडियो को दिखाया जाना चाहिए 13 मिनट का। ये पूरा का पूरा एक दस्तावेज है, ये घोषणा पत्र है, और पिछले 10 सालों में देश ने जो तरक्की की, तरक्की के नाम पर क्या किया, उसका एक बड़ा एक्सपोजर है। तो मैं आपको कोई सवाल हो तो पूछिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे, बहुत शानदार विश्लेषण। गर्ग साहब, दोबारा आपके पास आता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा अब आगे बढ़ते हैं और तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, तीन अलग अलग भाषणों का जिक्र, जिसमें जम्मू का भाषण प्रियंका गांधी, करनाल का भाषण राहुल गांधी, और आज ही ट्रिब्यूट में गए हुए थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, और वहाँ पर सीताराम येचुरी के निधन के बाद आज तालकटोरा दिल्ली में उनका एक श्रद्धांजलि सभा उनके लिए आयोजित की गई थी, उसमें वो गए हुए थे। और यहाँ तीन बातें, तीनों अलग अलग, लेकिन चुनाव को देखते हुए और राहुल गांधी के अपने जो दमखम्मा भाषण देने की जो कला, उसको देखते हुए अब यहाँ से ज़रा आगे बढ़ाइए इस गाड़ी को। ज़रा बताइए आप कि ये जो हरियाणा का चुनाव है, खासकर जम्मू नहीं बल्कि हरियाणा का चुनाव, इसको आप कैसे देख रहे हैं आज की तारीख में? यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में है। कांग्रेस ने कल अपने 13 पुराने नेताओं को बाहर कर दिया क्योंकि वो बागी हो गए थे। बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। ये अंदर खाने तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर आमने सामने की फाइट में दो नेताओं की चर्चा की जाए, राहुल गांधी और इधर नरेंद्र मोदी की, तो कौन किस पर भारी दिखाई देता है? जरा आपका नजरिया इस पर। देखिए राजीव जी, मोदी जी के लिए इस समय अंदर और बाहर दोनों तरफ से बड़ी मुश्किलें हैं। एक तरफ तो आरएसएस उनको खींच रहा है कि या तो आप संगठन में रहिए या सरकार में रहिए, और हरियाणा का लोकसभा के बाद पहला चुनाव है जो एक तरह से नरेंद्र मोदी की पूरी साख दांव पर लगी हुई। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने इस बात को दिखाने की कोशिश की थी कि शायद वो अब हरियाणा के चुनाव में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है और आरएसएस उसमें जमीन पर काम कर रहा है। लेकिन जब वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो नतीजे आए और 240 पे गाड़ी अटक गई, उसके बाद का पहला चुनाव है, और ये नतीजे उस नतीजे के बारे में फिर से पुनर्विचार करने के लिए पूरे देश को प्रेरित करेंगे।
और नरेंद्र मोदी की जो साख है, खास करके चुनाव जिताऊ जो छवि है, जो ब्रांड इमेज है उनकी, वो बची है या नहीं बची है, इस चुनाव के नतीजे से तय होने जा रही है। हालांकि इस पर सवाल तो बहुत पहले उठने लगे थे, जब कर्नाटक चुनाव हारे थे मोदी और पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी और अपने भाषण आग उगलते हुए पूरा नफरत के आधार पर उन्होंने दिए थे, हिंदू मुसलमान किया था, बावजूद इसके कर्नाटक उनके हाथ से निकल गया था। उसके बाद आरएसएस के भीतर से भी ये बात उठने लगी थी कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वही किया। हम सब जानते हैं कि 100 से ज्यादा इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर चुनाव आयोग वास्तव में जिंदा होता तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाती। बावजूद इसके 240 पे बुगाड़ी अटक गई। राहुल गांधी सरकार में नहीं है, केवल विपक्ष के नेता है, लेकिन आज देश से लेकर के और दुनिया भर के जो बड़े मुल्क हैं उसमें एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में, इस देश के भविष्य के नेता के रूप में और एक विश्वसनीय नेता के रूप में राहुल गांधी को ही लगातार देखा और सुना जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में ये पूरा देश अब जान चुका है कि जो भी उन्होंने वादे किए वो सब जुमले थे। बेरोजगारों के लिए उन्होंने क्या किया? अब अमित शाह पूछ रहे हैं कि एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम राहुल गांधी को, लेकिन किसानों के लिए खुद उन्होंने क्या किया? वो कील कांटे ये सब जो लगवाए थे सड़कों पर, अब इस समय फसल काटने का मौका आया है उन किसानों का। यही हरियाणा के किसान थे, पंजाब के किसान थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे कि जो दिल्ली में दाखिल ना हो सके तो लाठी और आंसू गैस तो चल ही रहे थे। सड़कों पर बड़े बड़े सरिया और कीलें लगवाई गई थी। आज वही किसान खड़े हुए हैं कि तब आपने दिल्ली जाने का रास्ता बंद किया था, आज चुनाव प्रचार करने आ जाइए। किसानों ने शपथ ली है बाकायदा। तो ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी या नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी तो है ही। इस चुनाव में खुद वो किसान जो आंदोलन करते रहे और राहुल गांधी ने जिस पर जो कहा था, और गर्ग साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इधर आप देखिएगा कि राहुल गांधी जिस संवेदनशीलता के साथ बोल रहे हैं, राहुल गांधी पहले भी भाषण देते थे, उनमें तार्किकता होती थी, उनमें तथ्यात्मकता होती थी, लेकिन अब राहुल गांधी के भाषणों में कहानियां आने लगी, सच्ची कहानियां, दर्द की कहानियां, जो सीधे इमोशनल करती हैं, जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं लोगों को। और जब वो उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और बहुत अच्छा सुझाव दिया गर्ग साहब ने कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये जो फिल्म बनाई गई है, इसे तो दिखाया जाना चाहिए हरियाणा के हर गांव में, क्योंकि वो जिस तरह से कनेक्ट करती है वो फिल्म। और राहुल गांधी ने केवल अपनी बात के जरिए कि अमित मान से वो कैसे उन्होंने बात की, कैसे वो दर्द भरी पूरी यातना भरी वो पूरी यात्रा रही, इसको जैसे राहुल गांधी अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज भी सीताराम येचुरी वाला वो जो ट्रिब्यूट उन्होंने दिया, उसमें भी, और सच में मैं जिसको देखता हूं कि राहुल गांधी के भीतर वो नाटकीय भंगिमा नहीं है जो मोदी जी कई बार गला उनका फंसने लगता है, फिर वो पानी पीते हैं, फिर आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये नाटकीयता आपको राहुल गांधी के यहां नहीं मिलेगी। वो दिल से, और देव के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी की आंखें छलछला आई थी। वो बहुत गौर से देखने पर ही वो दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उनको वो नाटक नहीं करना है। मोदी जी होते तो शायद थोड़ी आंखें हाथ लगाने लगते ताकि लोगों का ध्यान जाए उस तरफ। और मैं इसको इस रूप में देखता हूं, गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि प्रत्येक आंख से आंसू पोंछना। ये सिर्फ देव के आंसू और नहीं थे या अमित मान के आंसुओं की बात नहीं थी। दरअसल ये वो संकल्प है
कि चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो अमित मान हो या किसान हो, जो बेबसी में कई बार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, ये नौजवान जिसको हरियाणा में काम नहीं मिल रहा, जिसको देश में काम नहीं मिल रहा है, वो डंकी बन करके इस अवैध रास्ते से कहां कहां भटकते हुए, कहां लुटते पिटते हुए वो अमेरिका में जाकर के रोजगार पा रहा है और 10 साल के लिए नहीं आ सकता। मुझे तो लगता है कि ये जैसे एक वो दौर था अंग्रेजों का जहां गिरमिटिया मजदूर बना करके ले जाए जा रहे थे जी, जो बाद में लौटे कुछ नहीं लौटे। आज एक तरह से वो अमित मान जैसे लोग गिरमिटिया मजदूर की तरह इस देश की सीमाओं के बाहर है। ये तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी वो पूरा अमृत महोत्सव मना चुके हैं, जो विश्वगुरु भारत बना रहे हैं, और वहां नौजवान जाकर के अवैध तरीके से नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से बात रख रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए, ये सीधा अपील कर रहा है लोगों को, और यही अपील हरियाणा में आपको दिखाई पड़ेगी कि वो निर्णायक होगी। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जो भी फैसले हो रहे हैं, अब खट्टर साहब को आप पहले नहीं लाते हैं मंच पर, फिर अचानक मोदी जी लेकर के आ जाते हैं। इधर बीजेपी के तमाम नेता जो खुद ही अंदरूनी तौर पर भिड़े हुए थे, वहां केवल आप ओबीसी के भरोसे हैं, और दलित वोट को आप कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है, और फिर चले जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान किया था। ये सब कहते हुए आप उस 20% आबादी को सोचते हैं कि कांग्रेस से हम डिस्कनेक्ट कर दें, भले ही वो बीएसपी की तरफ, एनएलओ की तरफ चला जाए या एएसपी और जेजेपी की तरफ चला जाए। हंग असेंबली बीजेपी चाहती है, लेकिन अब ये देश बहुत निर्णायक स्थिति में है। वो सिर्फ और सिर्फ इस समय देश की सत्ता चाहता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं चाहता। एक ऐसी सरकार चाहता है जिसमें लोगों के आदेश पर नीतियां बने, अडानी के आदेश पर ना बने। और ये राहुल गांधी अब तो बार बार कह रहे हैं कि देश के लोग ये आदेश दे रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो। हरियाणा का किसान ये आदेश दे रहा है कि ये एमएसपी लागू हो। फुल फॉर्म आप अपने बेटे से पूछ ले, ज्यादा अच्छा है कि जय शाह को आती है कि नहीं आईसीसी की फुल फॉर्म। तो क्या आप बेवजह की बात है कि आप इसका फुल फॉर्म नहीं जानते। राहुल गांधी जहां से पढ़ के आए हैं, उस विश्वविद्यालय का मुंह देखा है कि नहीं देखा है अमित शाह ने, या कभी फोटो में भी देखा है? पहले अपना ही देख लें। तो इसका कोई असर नहीं होने जा रहा। लोग, मुझे लगता है कि हंसते होंगे ये सब सुन के कि ये कौन सा भाषण है साहब, राहुल गांधी पर आप क्या अटैक करने जा रहे हैं। इनसे राहुल गांधी पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिसको अब मैं थोड़ा सा अगर लिटरेरी ढंग से कहूं कि आप सोचें कि मैं सूरज पर थूकूं ऊपर मुंह करके, तो कहां जाने वाला है। तो वही हो रहा है अमित शाह पर। लोग हंस रहे हैं कि आप एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, जिसकी असली डिग्री एमफिल की है, और एमफिल का भी फुल फॉर्म अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नहीं जानते। अब यही होगा राजनीति में, मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो आप अब फुल फॉर्म पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने अपने हित को सर्वोपरि रखा है इस देश की पूरी राजनीति में। वो तब भी रखा था जब नरेंद्र मोदी 14 में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, लेकिन आपने दिया क्या। और अब चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो जो भी बात कह रहे हैं वो ठोस और पुख्ता बात कह रहे हैं। इतना हम कर सकते हैं, इतना हम करेंगे, और जहां नहीं कर पा रहे उसकी वजह क्या है ये भी बता रहे हैं। तो अब तो लोग ठोक बजा करके वोट दे रहे हैं, और जो भी ठोक बजा करके बात करेगा, जो स्पष्ट दिखाएगा अपना रिपोर्ट कार्ड, 10 साल में आपने क्या हरियाणा को दिया है ये बताइए ना आप। बेबजाय आप कुछ और बात करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लोग वोट करने जा रहे हैं। और हरियाणा तो वैसे ही गुस्से में है, इस गुस्से का सामना बराबर करना है बीजेपी को, और नतीजों को लेकर के मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि ये चुनाव बीजेपी हार रही। और अंततः आंकड़ों में क्या आता है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी चुनाव
हार रही है, ये तय है। प्रशांत जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं जो हरियाणा को लेकर हम अगर चर्चा कर रहे थे? देखिए, जो बात मैं कह रहा था मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि 8 तारीख को केवल हरियाणा का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मोदी जी का भी रिजल्ट है और इसी का आगे एक्सटेंशन होगा महाराष्ट्र में, इसी का एक्सटेंशन होगा झारखंड में। 8 तारीख को इस देश की राजनीति बदलने जा रही है और उसकी शुरुआत अभी से हो गई है। हरियाणा का चुनाव बीजेपी अगर नहीं जीतती है, जो कि लग रहा है कि बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन उसके बाद आरएसएस इस गुजराती कंपनी पे जो है पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम सुझाया, जिसको मना कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। अब दूसरा एक और नाम आया जो संजय जोशी से भी मुश्किल नाम है, वो वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है। और 8 तारीख को अगर ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता है तो हम लोग ये मान के चलें कि अगला अध्यक्ष आरएसएस ही बनाएगी बीजेपी का, और उसके बाद से स्थिति बदल जाएगी पूरी। तो इसलिए बहुत क्रूशल है हरियाणा का। और जैसा मैं कह चुका हूं कि मोदी अब वोट दिलाने वाले, चुनाव जिताने वाले नेता नहीं बचे। ये अभी तक हम विश्लेषकों के बीच में बात चल रही है, लेकिन ये जनता के बीच में भी ये बात 8 तारीख को आ जाएगी, इस पे मोहर लग जाएगी, इसकी नई ब्रांडिंग हो जाएगी मोदी जी की कि अब ये चुनाव नहीं जितवा सकते। और आप देखिए कि उन्होंने बहुत ही गलत, एक बीजेपी के लिहाज से गलत, मेरे हिसाब से क्या, हमारे आपका क्या जाता है इसमें, कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जम्मू में उतार दिया। बीजेपी की स्थिति वहां भी खराब है। ये गलत परसेप्शन है, आप भी जानते हैं कि 370 का असर जो है वो जम्मू में भी है। ये गलत रिपोर्टिंग है, गलत तरीके का परसेप्शन है कि केवल वैली में है, वहां भी उतना ही असर है। और मैं पहले भी परसों की अपनी बातचीत में हमने कहा था कि वो ट्रायंगल जो है, बद्रीनाथ की सीट, अयोध्या की सीट, फैजाबाद अयोध्या की सीट और माता वैष्णो देवी की सीट, वो भी फंसी हुई है। ये पूरा सर्किल पूरा होगा, आप देखिएगा कि ये स्थिति जो है तब बड़ी मुश्किल होगी योगी आदित्यनाथ के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। अब हरियाणा में देखिए हो क्या रहा है, बहुत सारे फैक्टर जिनकी चर्चा मीडिया में होती रहती है कि दलित वोट कहाँ जाएगा, शैलजा जी क्या करेंगी, आम आदमी पार्टी कितना वोट काट लेगी, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा। वहां का चुनाव तो बहुत जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ती है, वो जनता चुनाव अपना लड़ रही है। दलित समाज में शपथ ली जा रही है। अब जब ये होने लग जाए कि शपथ लेने लगे कोई समाज, उसके वीडियो वायरल हैं वहां पे। जो राहुल गांधी ने डंकी का मामला उठाया वो घर घर जा चुका है, वो उसका हर परिवार प्रभावित है, वो उससे वो संदेश चला गया। गर्ग साहब जो कह रहे हैं वो बात बहुत वाजिब है कि कांग्रेस की अपनी प्रचार की रणनीति में होना चाहिए, लेकिन वो वीडियो काफी जा चुका है ऑलरेडी। दूसरा एक और चीज हो रही है वहां पे, किसान ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसानों की ट्रेनिंग चल रही है। और ये ट्रेनिंग देने वाले कौन है? किसान, जिन किसानों को जेलों में डाला गया था, वो गांव-गांव घूम रहे हैं। और वो उनकी ट्रेनिंग का प्रभाव ये है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे वो 2 सवाल तो जरूर पूछ रहे हैं। एमएसपी वगैरह तो बहुत बात की बात है, वो पूछ रहे हैं कि किसानों पे गोली क्यों चलाई, किसानों का रास्ता क्यों रोका। तो हरियाणा का चुनाव बहुत डिफरेंट हो चुका है, वो बीजेपी के हाथ के बाहर की बात है।
अब उसमें कोई कोर्स करेक्शन, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई SOS स्ट्रेटजी अभी काम नहीं करने वाली, वो ऑलरेडी सेटल्ड है। उसमें केवल अब सीटों का अंतर और ये सब हो सकता है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का भी बात है, देखिए आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल वहाँ चुनाव का प्रचार जरूर कर रहे हैं, और इतनी सीटों पे वो कैसे खड़े हो गए ये हम सब जानते हैं कि जब वो फैसला होना था तब अरविंद केजरीवाल को मिलने नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं से जेल में। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो फैसला हुआ है, लेकिन उसका असर हरियाणा में नहीं होने जा रहा है। तो जो बात है कि 8 अक्टूबर को क्या हम एक नई देश में राजनीति देखने जा रहे हैं, हम हरियाणा के चुनाव से उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। और इसमें RSS और बीजेपी के अंदर जो बहुत से खामोश लोग हैं, अब वो उस पे जो है वो हावी होना शुरू हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर। जी राजीव जी बिल्कुल। धनंजय जी, क्या आपसे ये RSS वाली बात ज़रूर समझना चाहूँगा, चूँकि आप महाराष्ट्र में हैं, RSS का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है, और 8 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ जो होने जा रही हैं उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। ज़रा आपसे भी समझूं कि क्या कुछ चल रहा है उधर, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। कई सारे नाम आए, एक नाम उसमें संजय जोशी का भी आया, अब एक नाम अभी प्रशांत जी बता भी रहे थे, वसुंधरा राजे का नाम भी आ रहा है। लेकिन जो भी नाम ऐसे आ रहे हैं, कोई भी नाम नरेंद्र मोदी के हिसाब से सही नहीं हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के हिसाब से कह रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो फिर 8 तारीख के बाद से परिस्थितियां बदलती हुई, जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, वैसा शायद देखने को मिले। लेकिन क्या कुछ है उधर, अगर आपके पास कोई जानकारी हो, विश्लेषण आपका। RSS जो है खुद परेशान है, क्योंकि उसकी जमीन हिल गई है, जमीन उसके पास खुद नहीं है। बीजेपी तो किया वो अलग किया, क्योंकि अब लड़ाई जो है हिंदुत्व पे नहीं चल रही, अब लड़ाई जो है सामाजिक न्याय पे चल रही, जाति गणना की बात हो रही, जातियों पर बात हो रही। अब हिंदुत्व की बात है नहीं। और इसको एक और तरह से समझिए कि जो शगुफा छोड़ा गया था तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ से, और वहाँ जो चंद्रबाबू नायडू ने जो आरोप लगाया था कि लड्डू में गौमांस है और पता नहीं क्या क्या उभारा गया, उसका फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि जगन रेड्डी ने सारे सच सामने रख दिया, और बीजेपी, संघ, नायडू सब जो है फंसते नजर आए, और साफ साफ दिखाई पड़ा कि हिंदू आस्था को लेकर के किस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए खिलवाड़ कर सकते हैं, ये एक्सपोज हो गया। महाराष्ट्र में ये ठीक है कि RSS की बात होती है तो महाराष्ट्र से बात होती है, लेकिन महाराष्ट्र में RSS की बहुत जमीन नहीं है। RSS की जमीन इसलिए नहीं है महाराष्ट्र में कि आप देख लीजिए कि जो RSS ने जिनको जिनको प्लांट किया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने दोनों को ध्वस्त कर दिया। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस, दोनों को ध्वस्त कर दिया। और RSS की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कह सके कि नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस खड़े रहेंगे, वो नहीं कह सका। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कितने ताकतवर हो गए नरेंद्र मोदी जी, ED, CBI, तमाम चीजें जो आप नाम ले रहे थे अभी दो, एक तो संजय जोशी का किस तरह से चरित्र हनन हुआ, ये सबको पता है किसने किया ये भी सब पता है RSS उस समय क्या कर रहा था। फिर जो है जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का दमन किया गया, वो किसको नहीं पता है कि RSS वो नहीं देख रहा था। तो अभी भी RSS की इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के बोल सके, और अभी निकट भविष्य में चुनाव नहीं है। और क्या RSS में इतनी ताकत है, इतनी जमीन है उसके पास, और जमीन है तो कौन सी चीज लेकर के उठे, क्योंकि हिंदुत्व अब चलने वाला नहीं है। और अब जो है जब हिंदुत्व नहीं चलेगा तो चलेगा क्या? RSS के पास है क्या
राष्ट्रवाद के नाम पर भी क्या बचा है आरएसएस के पास? तो मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो आरएसएस पे हमला किया सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी पे तो हमला हुआ ही, लेकिन आरएसएस पे सबसे ज्यादा हमला राहुल गांधी ने किया और उसका असर पूरे देश में दिख रहा है। महाराष्ट्र में तो खूब जोर शोर से दिख रहा है कि आरएसएस कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और बीजेपी के जो हालत हुई, अगर ये कोई कहे कि आरएसएस सुसुप्तावस्था में चला गया इसलिए बीजेपी की ये हालत हुई, गलत बात है। आरएसएस ने तमाम जोर लगाया, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब आरएसएस भी कुछ करने की पोजीशन में नहीं है और फाइनली ये चुनाव हो जाने दीजिए महाराष्ट्र के भी, तब शायद बैठ करके लोग विचार करें और नरेंद्र मोदी जी को मनाएं कि भाई नरेंद्र मोदी जी अब क्या करें। उसकी वजह मैं और थोड़ी सी बता दूं कि मोदी जी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया आरएसएस और बीजेपी का, कि सबको खत्म कर दिया उन्होंने। आरएसएस की जो नैतिकता थी उसको भी खत्म कर दिया, जो बीजेपी के पास जो लीडरशिप थी उसको भी खत्म कर दिया, तमाम नेताओं को, छत्रपों को खत्म कर दिया और कॉर्पोरेटाइजेशन इतना भयंकर कर दिया, पैसों का इतना रेला कर दिया कि पैसों के सामने अब किसी की बोलने की हैसियत नहीं है। आरएसएस के तमाम लोग वो घुस के बैठ गए उन्हीं जगहों पे जो ताकतवर लोग हैं, जहां वो ढक दिए गए और सबकी नब्ज जो है वो अमित शाह के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। इसीलिए अमित शाह जी नागपुर जाकर के ये धमका आए कि कोई बगावत करने की सोचना भी नहीं। तो आप आरएसएस की क्या हैसियत है इससे आप आकलन कर लीजिए। और अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या होता है वो देखना है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बुरी खबर दोनों के लिए। जी 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 गर्ग साहब, कैसे देखते हैं आप आरएसएस और भाजपा और इसमें जो थोड़ी बहुत खींचतान की खबरें आ रही हैं, इन खबरों में कितना दम आपको दिखाई देता है? ये तो सच है कि बीजेपी को अध्यक्ष चाहिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए कोई मिल नहीं रहा, या मिल रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का मन माफिक नहीं है। और इसमें ये दोनों राज्यों के रिजल्ट सामने आएंगे और इन सब को मिलाते हुए कैसे, क्या आप किस ढंग से देखते हैं इस मतलब पूरे अगर घटनाक्रम को आने वाले समय में 8 तारीख के बाद, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी? देखिए, जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और उनके माथे पर ऑलरेडी पराजय के कई ठीकरे फूट चुके हैं। पहली चीज, मतलब उनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए सब में हार हुई है। लोकसभा में जो पराजय हुई उनके कारण, उनके नेतृत्व में हुई। 5वें चरण के लोकसभा के चुनाव के ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा झगड़ा वहीं से चालू हुआ, जो नड्डा जी ने पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में जो कहा। नड्डा जी खुद मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष पद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। तो नड्डा जी मंत्री भी हैं कैबिनेट में और ये अध्यक्ष भी हैं, और वो अब ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हार का ठीकरा उनके सिर पे फूटने वाला है। अगर जैसा रविकांत जी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है, और जैसा लग भी रहा है कांग्रेस की जिस तरह की एज है वहाँ, कम से कम हरियाणा में तो ज़बरदस्त एज है, उसको देखते हुए और महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है उसको देखते हुए नड्डा जी नहीं चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें। आरएसएस की ही चलेगी। कारण यह है कि जो नाम चल रहे हैं उसमें जो सबसे ऊपर नाम है इस समय वो फडणवीस का नाम है, जिस पर कि आमतौर से संघ की भी सहमति है और मोदी जी की भी सहमति है। हालांकि अमित शाह जी की नाराजगी है, वो पसंद नहीं करते हैं, पर वो एक, हम जानते नहीं, सुपरफिशियली बोल रहे हैं इन चीज़ों को हम। और फडणवीस
वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से, और उनके समर्थक भी उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और महाराष्ट्र की हार का ठीकरा उनके सिर पे आने वाला है, लोकसभा के तुरंत बाद ये भी आने वाला है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हार का ठीकरा एकनाथ शिंदे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं और अजीत पवार के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अंततः चलेगी आरएसएस की, क्योंकि बीजेपी के पास कोई नेता है नहीं जो जिसको वो कर सके। शिवराज सिंह हो सकते थे, पर शिवराज सिंह के खिलाफ आपने देखा कि व्यापम घोटाले का फिर से फाइलें खुल गई हैं जी। तो कुल मिलाकर जो 3-4 लोग हैं वो यही लोग हैं, और आरएसएस इस मामले में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो वसुंधरा के नाम पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो सकती है मोदी जी की भी, शाह साहब की भी, क्योंकि राजस्थान में उनका जिस तरह का विद्रोह का एटीट्यूड रहा उसको लेकर। तो मुझे ये लगता है राजीव जी, मैं हालांकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव चीज़ों में जाता नहीं हूँ कभी, मेरा नॉलेज भी नहीं है और मैं उतना पढ़ता भी नहीं हूँ जानबूझ करके, पर मुझे लगता है कि इसमें चलेगी आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस के लिए मोदी जी इम्पोर्टेंट नहीं है। आरएसएस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि संघ पर आंच नहीं आनी चाहिए और पार्टी बनी रहनी चाहिए। तो मोदी जी तो खैर ठीक है, वो बने रहना चाहते हैं 2029 तक, संघ उनको बना के रखना चाहता है 2029 तक कि नहीं रखना चाहता है, या क्या स्थिति मैं कह नहीं सकता, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि चाहे अगला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए लोकसभा का, पर अध्यक्ष जो है वो संघ की मर्जी का इसलिए होगा कि संघ अब ज़्यादा जो देखा है लोकसभा के चुनाव में उसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मैंने पिछली आपकी डिबेट में भी ये कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, इसमें संघ के लोग लड़ रहे हैं। वहाँ मैंने नाम भी बताए थे कि जो संघ कार्यवाह हैं, अतुल लिमय महाराष्ट्र में पूरा काम वो कर रहे हैं। अरुण कुमार मैंने कहा था वो हरियाणा में कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हेमंता विश्वास शर्मा लगे हुए हैं झारखंड में। मैंने कहा था कि राम माधव लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर में जी। ये इस समय बीजेपी के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मोदी जी और शाह साहब सभाएं एड्रेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा, पहली बार हमने पिछली बार चर्चा की थी कि योगी जी नहीं है जी। आपने सुना होगा कि योगी जी की उन्होंने सभा करवा दी जम्मू में जी। आपकी चर्चा का ये नतीजा निकला कि उन्होंने योगी जी की एक मीटिंग करवा दी वहाँ, ये बताने के लिए कि नहीं नहीं योगी जी बहुत अभी हैं, पिक्चर में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है हम यहाँ पर संघ की और बीजेपी की। कुल मिलाकर यह है कि संघ और बीजेपी में बहुत अभी तनाव की स्थिति है और वो संबंध सामान्य नहीं होंगे। अभी जो खबरें आ रही है ये धनंजय जी ज़्यादा बता सकते हैं कि वो अमित शाह वहाँ गए नागपुर तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, भागवत साहब ने जो खबरें आई, या वो उसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता, ये बता सकते हैं, या गडकरी जी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी उनको। ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं महाराष्ट्र में, गडकरी जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं पब्लिकली, संघ के सामने बहुत बड़ा सवाल अस्तित्व का पैदा हो गया है और वो अस्तित्व का संकट राहुल गांधी ने पैदा किया है। इसलिए ये स्थिति
2024 के 4 जून के पहले नहीं थी। 4 जून ने पूरी के पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया है राजीव जी। और आपने देखा कि किस तरह से, आपने उनका भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में, सुना कि नहीं सुना? जी 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 सुना था। सुना आपने? एक लाइन भी उन्होंने, एक शब्द भी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोला वहां, नहीं बोला एक शब्द भी। राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया, विपक्ष का नाम नहीं लिया उन्होंने। आप सोचिए कि इतना वेजिटेरियन भाषण प्रधानमंत्री का आपने पिछले 10 सालों में नहीं सुना होगा जी। कि जो तिरुपति के लड्डू से ज्यादा सात्विक था, जिसमें किसी तरह का वो मिलावट नहीं थी, नॉन वेज नहीं था। कि जैसे पीआईबी का कोई डायरेक्टर वहां हैंड आउट पढ़ रहा हो, प्रगति के आंकड़े बता रहा हो, इस तरह का था जी। क्या कारण है ये? इसका कोई बड़ा कारण है वो। अब हम तो यहाँ दूर बैठे हैं आपसे, हमको पता नहीं, आप दिल्ली में हैं, आपको पता होगा कि क्या चल रहा है ये सब तो जी जी बिल्कुल। आज हालांकि बहुत ही नॉन वेजिटेरियन भाषण उन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी ने, वहाँ कि 2016 से ये आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारने का, नफ़रत और मारपीट और ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री जम्मू में जब भाषण दे रहे थे तो कर रहे थे। और मैं सुन रहा था तो मैं वही सोच रहा था कि इसका पॉजिटिव क्या निकाला जाए, या इस भाषण को किस दूसरे ढंग से कैसे बोला जाए। अगर मैं रहता उनकी जगह पे और भाषण देता तो मैं कैसे देता। तो ये ऐसे ही जब उनको सुन रहा था तो एक ख्याल आया, तो मैं अपने ही साथियों सहयोगियों से कह भी रहा था, ये नफ़रत की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मार के घर में, नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है। कब नहीं, जब आतंक की बात होगी तो क्या इंदिरा गांधी ने घर में घुस के नहीं मारा था, या हमारे लोगों ने अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों के ऊपर गोली बंदूक नहीं ताने। जी जी गर साहब, कि मोदी जी जो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ का भाषण यूएन में जो उन्होंने दिया, भारत को जो चुनौती दी उन्होंने, कश्मीर को लेकर जो कहा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इतनी ज़बरदस्त चुनौती दी है कि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से शहबाज शरीफ के भाषण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भाषण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर जो दिया, और जो कहा कि हम वो किस तरह का जवाब देंगे अगर ज़रा सी भी कुछ, ये जो पीएम कह रहे हैं ना घर में घुस के मारेंगे वगैरह वगैरह, उसको लेकर जो उन्होंने कहा, तो ये सब सुनते रहिए आप, क्योंकि हमारे यहाँ का मीडिया तो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनाता है और किसी को सुनाता नहीं है। तो हम तो चूंकि पत्रकार हैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, इसलिए हमको दुनिया भर की जानकारी है। ये सब इस पर कोई यकीन नहीं करता है राजीव जी, ये तो बीजेपी के लोग करते हैं, वो भी अब धीरे धीरे बंद कर देंगे। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 8 अक्टूबर का सबको इंतजार है, 8 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ बदलते हुए देखेंगे। इस बीच झारखंड से चुनाव आयोग लौट के आ चुका है, वहां रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, और आज इधर महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हाँ चुनाव की गतिविधियां तेज हैं, और उससे पहले जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, इन दोनों राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे उस पर और भी सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ से एक तस्वीर को हम बदलते हुए देख सकते हैं, और उन तस्वीरों के अंदर खाने बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत नज़र आ रही है अगर आज की तारीख में देखा जाए तो। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये चर्चा ऐसे ही हम जारी रखेंगे आने वाले समय में भी। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गर साहब आपका, प्रशांत जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी आपका, धनंजय जी और अमलेंदु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री किरण जी हमारे साथ हैं, मीना जैन हमारे साथ में हैं,